स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हम हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। ये प्रथम नंबर पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम कर रहे हैं दोस्तों। 73 नंबर तक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं, अभी 74 से करेंगे। तो दोस्तों हम क्रम से हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्नों को। बिहारी, बांग्ला, असमिया और ओडिया भाषाओं का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो मागधी रूप से हुआ है। अपभ्रंश अर्धमागधी अपभ्रंश से हिंदी के किस रूप का विकास हुआ है? वो है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? वो है शौरसेनी। दोस्तों सारे जितनी हैं मैंने ट्रिक से पढ़ाया है, तो आप हिंदी साहित्य अकादमी का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं कि कौन सी भाषाओं से, कौन से अपभ्रंश से कौन सी आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ है। आप ट्रिक से पढ़ सकते हैं। ब्राचंड अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास हुआ है? वो है सिंधी। असमिया भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? वो है मागधी। सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश वस्तुतः क्या है? वो है शौरसेनी अपभ्रंश का पश्चिमी रूप। अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा गया है? डॉक्टर भयाणी ने पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूत कहा है, याद रखिएगा। सिद्ध कवियों की भाषा को सांध्य भाषा किसने कहा है? वो है अद्वज्र तथा मुनिदत्त ने। सिद्ध कवियों की भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? अर्धमागधी रूप से हुआ है। सिद्धों के प्रथम कवि हैं सरहपा। ये हिंदी साहित्य के भी प्रथम कवि हैं। सरहपा को बांग्ला का प्रथम कवि डॉक्टर बीबी भट्टाचार्य जी ने माना है। अपभ्रंश की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को देखना है दोस्तों। तो अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है, ये असत्य है। बाकी सब अ, ई, उ, ए, ओ हर्ष तथा अ, ई, उ, ए, अ दीर्घ स्वर हैं। ये सारे अपभ्रंश के दीर्घ स्वर है, ये सही है। री लिखा तो जाता था परंतु इसका उच्चारण र के जैसा ही होता था दोस्तों। जो नॉर्मल री है उसके जैसा होता था। नेक्स्ट देखिए डी। री को छोड़कर सभी स्वरों का अनुनासिक रूप प्रयोग में आ गया था, ये भी सही है। तो क्या गलत है? अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है। ब्रजभाषा अवधि आदि में जो मनु, मन, कारण, कारण और अंग, अंगु, अंग, चलु, चल आदि रूप मिलते हैं, निम्नलिखित में किसकी देन है? तो अपभ्रंश की देन है। अपभ्रंश के शब्दों में किस वर्ग की ध्वनियों का बाहुल्य है? तो ट वर्ग का बाहुल्य है, इसको याद रखिएगा। अपभ्रंश की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? कारकों के रूप में अधिक हो गए थे, ये असत्य है। बाकी जो सत्य है उसको भी हम देख लेते हैं। अपभ्रंश में श, स के स्थान पर स का प्रचलित था, ये सही है। इसमें लगभग वही ध्वनियाँ थी जिनका प्रयोग प्राकृत में होता था, ये भी सही है। नापुंसक लिंग समाप्त प्राय था, हम सभी को पता है अपभ्रंश में सिर्फ 2 ही लिंग थे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? वो स नहीं है, बाकी सब स, व और ह है। अपभ्रंश की वर्णमाला में निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है? तो अपभ्रंश के वर्णमाला में कौन सा व्यंजन सम्मिलित है दोस्तों? म सम्मिलित है, बाकी अंग, इय और अड़ नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण समूह अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, हमको पता है अंग और इय तो बिल्कुल भी नहीं शामिल नहीं था, और ये सभी शामिल नहीं था अपभ्रंश में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा जो शामिल नहीं है। अपभ्रंश में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। अपभ्रंश के किस कोटि को शब्दों का बाहुल्य है? तो तद्भव शब्दों का बाहुल्य है अपभ्रंश में।
निम्नलिखित में कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? वो है ए और अ। अपभ्रंश में न व्यंजन किस रूप में मिलता है? अड़ के रूप में। संस्कृत के अस्ति शब्द का अपभ्रंश में कौन सा रूप मिलता है? कौन सा रूप मिलता है? अहि। कोंकणी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो महाराष्ट्री से। अवहट्ठ की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? देखिए, अवहट्ठ में ड़ और ड़ ध्वनियाँ नहीं है, ये कथन असत्य है। बाकी जो सत्य है उसको देखते हैं। इसमें ए औ स्वरों का समावेश हुआ है। स्त्रीलिंग शब्दों में अंत्य ये आ का लोप हुआ है, जैसे भिक्षा, भीख, शिक्षा, सीख आदि। इसमें व्यंजन का अकारणदित्व हुआ है, जैसे शिक्षा, शिक्षा, कमाण, कमान, तुषार, तुषार आदि। अपभ्रंश काल 10वीं शताब्दी तक माना जाता है, परंतु अपभ्रंश काव्य लिखा जाता रहा 14वीं शताब्दी तक। दोस्तों, ये बार बार प्रश्न रिपीट होता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि अपभ्रंश का जो समय है वो 14वीं शताब्दी तक चलता रहा। पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी कहा है डॉक्टर तगारे ने। अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद दोहा है, ये बार बार रिपीट होता है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन है अपभ्रंश में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, जबकि ये बिल्कुल नहीं है। अपभ्रंश में तद्भव शब्दों का बाहुल्य है, इसको याद रखिएगा। दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। उनके अनुसार अपभ्रंश के सिर्फ दो ही भेद हैं, और वे है पूर्वी और पश्चिमी, इसको याद रखना है। प्राच्य को अपभ्रंश का एक भेद मानने वाले विद्वान हैं राम शर्मा और मार्कंडेय। भारतीय आर्य भाषाओं का उदय माना जाता है 1000वीं के आसपास। पुरानी हिंदी का उदय माना जाता है अवहट्ठ से। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य लगभग 300 वर्षों की भाषा, जिसमें आरंभ में अपभ्रंश की प्रवृत्तियाँ अधिक है, बाद में धीरे धीरे कम होती गई और आधुनिक भाषाओं का निखरा हुआ रूप सामने आया। यह बीच का समय कहलाता है संक्रांति काल। याद रखिएगा दोस्तों, अवहट्ठ के भेद हैं पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। अवहट्ठ का कार्यकाल है 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी या थोड़ा बाद तक, अर्थात 14वीं शताब्दी तक अवहट्ठ चलता रहा। वर्ण रत्नाकर, कृतिलता और कृतिपताका में किस अवहट्ठ का प्रयोग हुआ है? पूर्वी। चूँकि जो विद्यापति थे वो बिहार से बिलोंग करते थे, तो बिहार में पूर्वी अवहट्ठ ही आएगा, जो क्योंकि बिहार पूर्वी प्रदेश है तो पूर्वी अवहट्ठ ही होगा, आप ध्यान रखिएगा। साहित्य में अवहट्ठ का प्रयोग कब तक होता रहा? तो 14वीं सदी तक। शिक्षा शब्द अवहट्ठ के किस रूप से प्रचलित है? सिख शब्द से। नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, इनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अवहट्ठ में सरलीकरण की प्रक्रिया द्रुत गति से चलती रही। सही है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की विकारी रचना में इतना परिवर्तन हुआ कि अवहट्ठ और पुरानी हिंदी में अंतर कर पाना कठिन हो गया। दोनों सही है, और एक ये जो कथन ए है उसका संबंध आर से है। ऑप्शन नंबर डी सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली भाषा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण निम्नलिखित में से क्या है? वह है व्याकरण शास्त्र है, और ये दामोदर कवि का लिखा हुआ है। दामोदर की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और व्याकरण शास्त्र है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अवहट्ठ के किस रूप का प्रयोग हुआ है? वो मध्य देशीय रूप का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी अवहट्ठ का प्रयोग मिलता है प्राकृत पैंगलम में, याद रखिएगा। कीर्तिलता और कीर्तिपताका में पूर्वी का है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में मध्य देशीय का है। सरहापा के दोहा कोश में पूर्वी का है, और प्राकृत पैंगलम में पश्चिमी अवहट्ठ का प्रयोग मिलता है। डॉक्टर तगारे ने अवहट्ठ की विशेषता माना है कर्ता की ए विभक्ति को। अवहट्ठ में
विभक्ति प्रयोग बढ़ने से शब्दों का क्रम सुनिश्चित होने लगा। अवहट्ठ में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता है? वो है नापुंसक लिंग का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग होता रहा अवहट्ठ में। नेक्स्ट, अपभ्रंश में मई शब्द का अवहट्ठ में रूप हो गया मैं। अपभ्रंश अवहट्ठ में किस शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है? घनाक्षरी का प्रयोग, घनाक्षरी जो छंद है उसका प्रयोग अपभ्रंश में और अवहट्ठ में नहीं मिलता है। अपभ्रंश और अवहट्ठ में चौपाई कितने मात्राओं का होता है? कितने मात्राओं का छंद है? तो वह 15 मात्राओं का छंद है अवहट्ठ और अपभ्रंश में। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद है। हिंदी के कवियों को काव्य में चमत्कार लाने का और व्यंग्यचित्र के प्रदर्शन की प्रवृत्ति किससे मिली? अपभ्रंश और अवहट्ठ से। हिंदी प्रसर्गों के विकास में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किसका रहा? तो अपभ्रंश और अवहट्ठ का। सुमेलित करना है, राहुल बेल रोड कवि का है। स्वाधम दोहा देवसेन का है। परम प्यासु योगिंदु का है। नेमिनाथ रास सुमत गणी का है। ऑप्शन नंबर डी सही। इनमें से अपभ्रंश का अंतिम कवि है रईधु। अपभ्रंश के अंतिम कवि कौन है दोस्तों? रईधु। निर्देश प्रश्न नंबर 128 से 131 तक सभी प्रश्नों में अपभ्रंश अवहट्ठ की पंक्तियां दी गई हैं। उनके अर्थ को बताना है दोस्तों, हमें उनके अर्थों को बताना है। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं। सक्कय वाणी बहुवे न भावई, संस्कृत भाषा बहुतों को अच्छी नहीं लगती है। इसका अर्थ है पाऊआ रस को मम न पावई, प्राकृत भाषा में रस का मर्म नहीं होता है। इसका अर्थ ये है देसिल बाना सबजन मीठा। ये विद्यापति की बहुत ही चर्चित पंक्तियां हैं दोस्तों। इसमें विद्यापति क्या बता रहे हैं? देसी वचन सबको मीठा लगता है। नेक्स्ट, तैसन जप अवहट्ठा, ये भी विद्यापति की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इसलिए वैसा ही अवहट्ठ में लिखता हूँ। ये भी विद्यापति की पंक्ति है और इसका अर्थ ये है इसलिए मैं अवहट्ठ में लिखता हूँ, क्योंकि देसी वचन सबको मीठा लगता है, अच्छा लगता है। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो से आपको लाभ मिलेगी। आप हिंदी साहित्य को क्रम से पढ़ते रहिए। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।